हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था जिसमें आपने किया था डाइजेशन या न्यूट्रिशन। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास में रेस्पिरेशन वर्ड है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता क्या है कि जो भी फूड होता है उससे एनर्जी का निकलना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हमारी बॉडी का जो सेल्स है वो पार्टिसिपेट करता है। उसके अंदर क्या होता है, फूड जो किससे पहुंचा, डाइजेशन या न्यूट्रिशन से पहुंचा, और उसके बाद में O2 जाती है वहाँ पर, और O2 से उसका बर्निंग होता है और क्या निकलती है, हमारे पास में एनर्जी निकलती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो इनहेल एक्सेल करते हो वो रेस्पिरेशन होता है, जी नहीं। जो एनर्जी निकलती है फूड से, उसको बर्निंग से, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, कि जो एनर्जी निकलती है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में वो कैसे स्टोर रहती है, ठीक है। तो हमारे पास में जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, आपके एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पर हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एक तो एटीपी और एक हम पढ़ेंगे एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडेनोसिन डाई फास्फेट। जब भी एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, तो वो क्या होती है, एटीपी बनती है। किससे बनती है, एडीपी से। और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है आपके पास में, फास्फेट। जैसे ही एडीपी मतलब एडेनोसिन डाईफास्फेट, इसमें दो फास्फेट होते हैं, उसमें एक फास्फेट और जुड़ता है। किसकी मदद से जुड़ता है, एनर्जी की मदद से जुड़ता है, और क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। और जब भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी, व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी, ठीक है, तो देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो ये क्या करती है, एनर्जी जो ये एटीपी है वाटर का यूज़ करके वापस एडीपी में, फास्फेट में और एनर्जी में निकल जाएगा, और ये एनर्जी हमारे बॉडी में काम आ जाएगा। और अगर मैं पर मोल की बात करूँ, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी है, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स किसके, एटीपी के, ये कितने देते हैं, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। रेस्पिरेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एरोबिक जो एयर का उसमें अच्छा खासा प्रेजेंस रहता है, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लिमिटेड एयर होती है या एब्सेंस ऑफ एयर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पर हम बात करें तो द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि जो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स से बनता है, ठीक है, 6 कार्बन के उसमें क्या होते हैं, एटम होते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ग्लूकोज प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, C6H12O6 इसकी प्रेजेंस में आएगा ग्लूकोज, इसकी प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली किस में टूटेगा, आपके CO2 में टूटेगा, H2O में टूटेगा, और किस में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा, ठीक है। ये किस में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा। कंप्लीटली कंबशन हो जाता है इसका, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ठीक है। ये वाला टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के पास में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं, जो भी हमारा सेल होता है, सेल में जो लिक्विडी पार्ट होता है उसमें ये प्रोसेस होता है। ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पाइरूवेट में टूट जाता है, जो कि 3 कार्बन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। वापस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट किस में टूटेगा, आपके पाइरूवेट जाकर के टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, CO2 H2O और एनर्जी कितनी निकलती है, 38 ATP। यस, ये जो हमारे पास में मोस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मेन हो गया, डॉग्स हो गए, मतलब ह्यूमंस हो गए, और आपके इसमें हो गया, अर्थवॉर्म्स में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में अनएरोबिक रेस्पिरेशन,
जैसे आपने अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि जिस भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन पार्ट नहीं लेती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, उस रेस्पिरेशन का नाम हो जाएगा हमारे पास में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, ठीक है, इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, और ये वाला सेंटेंस इस यहाँ से हट जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, ठीक है, यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। फुल में कितना निकल रहा था 38 ATP, अब कितना निकलेगा, देखो ये अभी हमारे उसमें नहीं हो रहा, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे यीस्ट हो गया, वही ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है, यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम रहेगा। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया, किसमें, यीस्ट में बात कर रहा है, क्या बनेगा, एथेनॉल। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, और इसी से क्या बनती है, ड्रिंक्स बनती है, ड्रिंक्स, ओके, एथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, 2 ATP, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जब हमारे सेल्स में होती है, हमारी मसल्स में होती है, तब कैसे होती है, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तब हमारे ये वाला अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं पाती है, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल मशक्क़त कर लेते हैं, कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट में ये टूट गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया, ये यहाँ तक का प्रोसेस सब में सेम बताया मैंने। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे, ये कहाँ होगा, हमारी मसल सेल्स में होगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है। कौन सी कितनी एनर्जी निकलेगी, 2 ATP हमारे पास में क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिफरेंस में कि देखिए, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कौन सा रेस्पिरेशन रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स, इसमें जो भी फूड होता है जिसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं यहाँ पर, उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर हमारे पास में एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है, जबकि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट अगर यीस्ट की बात करते हैं तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेट 38 ATP निकलती है, और यहाँ पर कितनी निकलती है, बहुत ही कम निकलती है, दैट इज़ 2 ATP, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं आगे चल करके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बोले तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल पेसेज और नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायाफ्राम। नॉस्ट्रल्स क्या होती है कि जो आपके नाक का आगे का हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, ठीक है, जिसमें मतलब आपको एक तब उसके अंदर क्या होते हैं, टाइनी हेयर्स भी होते हैं। एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नोस्ट्रल्स, द एयर पासिंग इज थ्रू नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर। हमारे नाक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो एयर जब जाती है तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो भी उसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो गए या पार्टिकल्स हो गए, वो नाक के अंदर ही वो रख देते हैं। द पेसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस, और वो म्यूकस के जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, वो किससे लाइंड रहती है, म्यूकस से लाइंड रहती है। फिर आते हैं हम फेरिंग्स पर। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, देखिए एक बार, फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, देखो ये क्या हो गया, आपके नोस्ट्रल्स हो गए, ठीक है, ये वाला पार्ट दैट पार्ट इज कॉल्ड, ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा, दिस पार्ट, इसे हम बोलेंगे फेरिंग्स, ओके। तो अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। जहाँ पर हमारा जो गला होता है, ठीक है, जो गला होता है उसका ही एक पार्ट होता है फेरिंग्स। ये कहाँ पर होता है, आपके माउथ और विंड पाइप के बीच वाला हिस्सा। द नोस्ट्रल एयर
enters into pharynx and then goes into the trachea or windpipe. तो नोस्ट्रल से होते हुए एयर कहाँ एंटर करती है, फेरिंग्स में एंटर करती है, और उसके बाद में ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया जस्ट आगे वाला पार्ट हो जाएगा आपके, और उसके बाद में जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी हम कह सकते हैं। लैरिंग्स क्या होती है कि द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज़ ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, जिसमें हमारा वोकल कोर्ड्स होते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम, उसमें वोकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिससे हम गा सकते हैं ला 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 ला। इस तरीके से आप उसको याद भी कर सकते हैं, लैरिंग्स मतलब ला, इसमें वॉइस बॉक्स होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, लैरिंग्स बोलेंगे। और ये ट्रैकिया आगे चल करके ये वाला क्या हो गया, जैसे आपके वोकल कोर्ड्स हो गए, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया, ओ लैरिंग्स बोल रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकिया हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो हम देखिए, ये वाला दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। आगे देखिए, इसमें लैरिंग्स के आगे हम चलते हैं ट्रैकिया पर। ट्रैकिया इज ए ट्यूब विच इज़ कॉमनली इज कॉल्ड विंड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप कहते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये कुछ इस तरीके से कार्टिलेज इस तरीके से बनी हुई होती है, अगर इसमें एयर ना हो, ठीक है, तो ये क्या नहीं हो, कोलैप्स नहीं हो, मतलब पिचके ना, और अगर वापस पिचक गई, ठीक है, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आने में टाइम लेगी, तो हो सकता है उस टाइम तक हमारा काम तमाम हो जाए। तो इसलिए उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है, हमारे पास में कार्टिलेज का वो बना हुआ होता है। ब्रोंकाई क्या होता है, देखिए ये वाला दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रैकिया, ये आगे वाला आपको पार्ट दिख रहा है वो, ठीक है, दिस पार्ट। अब आगे चल करके ये देखो, दो उसमें डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई की बेसिस पर अगर हम बात करें तो द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स, किस पे कनेक्ट रहती है, लंग्स पे कनेक्ट रहती है। द लंग्स लाई in the chest cavity which is separated from abdominal cavity by muscular partition diaphragm. The lungs are enclosed in a rib cage made of bones called ribs. देखिए, जो ये आपके क्या होते हैं, हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये लंग्स पे जुड़ी हुई होती है, कौन, ब्रोंकाई जुड़ी हुई होती है। और ये जो आपके पास में ये जो लंग्स होते हैं, आपके एक अब्डोमिनल कैविटी में एक पार्टीशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। और ये ना आपके बिल्कुल सेफ रहती है, किसमें, रिब्स में एकदम सेफ रहती है ये, ठीक है। आपको अगर आप छुओगे आपके, तो आपको मजबूत आपकी हड्डियाँ दिखाई मतलब महसूस हो रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिब केज बोलेंगे। आगे दे रखा है ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकस है, मतलब जो आपने ब्रोंकाई बोला, दो को आपने क्या बोला, ब्रोंकाई बोला, अब मैं एक को क्या बोल रही हूँ, ब्रोंकस बोल रही हूँ। ब्रोंकस आगे चल करके छोटे छोटे ट्यूबों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो देखिए, ये वाली ट्यूब आगे चल करके और डिवाइड हो रही है, इसे मैं क्या बोलूँगी, ब्रोंकियोल्स बोलूँगे। और इसका लास्ट पार्ट क्या होता है ब्रोंकियोल्स का, दीज आर एयर सक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलाई कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर सक्स होते हैं, ये एयर टाइप के बलून होते हैं। इट्स वॉल आर वेरी थिन, बहुत ज़्यादा थिन होती है। दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज, जैसे ये कुछ इस तरीके से, ये लास्ट में ब्रोंकियोल्स बना रही हूँ, ये क्या हो गया, आपके एल्व्यूलाई हो गए, और इस पर आपके क्या लिपटी हुई होती है, इस पर सराउंडेड रहती है, क्या होती है, थिन कैपिलरीज होती है, किसकी, ब्लड की। यहाँ पर से ये O2 लेगी और CO2 दे देगी इनको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस काम करता है। यहाँ पर आपके गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई इन द लंग प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एल्व्यूलाई रहती है, हमारे पास में एक लंग में कम से कम नहीं तो मिलियंस 10⁻⁶ एल्व्यूलाई के आसपास रहती है, जो बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो इस तरीके से हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। अब मैकेनिज्म देख रहे हैं ब्रीथिंग का। अभी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। ब्रीथिंग क्या होती है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, जो जब आप इनहेलेशन करते हो, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो आपकी जो रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ब्रोडन हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आप सोचिए किसी भी बलून में अगर हवा भरेगी तो क्या होगा, उसका एरिया ही तो डेवलप होता है। तो इसमें भी यही हो रहा है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो रिब्स केस जो भी होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, डायाफ्राम नीचे की ओर आ जाता है, और जो एरिया हो जाता है या जो चेस्ट कैविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्स इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। इसी तरीके से हमारे पास में जो लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर अंदर आती है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, एल्वियोलाई एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। द ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ बॉडी। अभी यहाँ पर जो एल्वियोलाई के ऊपर लिपटी हुई जो ब्लड वेसल्स है वो एल्वियोलर ब्लड वेसल्स जिसे मैं बोल रही हूँ वो एल्वियोलर एयर को ले रही हैं और सब बॉडी पार्ट्स पर पहुँचा देगी। ऑक्सीजन का देख लीजिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। द ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच कैन स्टोर हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन कैसा होता है आपका, रेडिश कलर का ही होता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो भी एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स लिपटी हुई है उसके पास में कौन है, ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन है। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, क्या बोलेंगे हम, यहाँ से तो आपके पास में कौन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। और इधर से आपने जो भी मतलब जब भी आपके पूरा की पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट होता है तो देखो CO2 बन रही थी, तो CO2 ब्लड वापस इसको लौटा रहा है, तो इधर से O2 और इधर से CO2 आ रही है। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। अगर हम और बात करें इसमें, द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पल्स। जो पिगमेंट, किस पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। किस में प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड कार्पल्स में प्रेजेंट रहता है। द ऑक्सीजन रिचेज द सेल्स वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स के पास में जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड विच कैरीज इट टू द लंग्स इन द डिसॉल्व फॉर्म। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होते हुए ब्लड के पास आता है, ठीक है, ब्लड इसको डिफ्यूज़ करके कहाँ लाता है, लंग्स के पास में लाता है, और इस तरीके से वापस क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो O2 CO2 तो हमारे वापस किस में आ गई, एल्वियोलाई में आ गई, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो O2 है वो कहाँ निकल गई, आपके ब्लड के साथ में, आपकी सेल्स के साथ में निकल गई। एक्सहेलेशन क्या होता है, एज वी एक्सहेल रिब्स रिलैक्स ड्यू टू विच डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड। अब जो आपका डायाफ्राम ऐसे हो गया था वो वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दिस डिक्रीज द स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। आप भी एक बार इनहेल करके देखिए, इनहेल जैसे ही करेंगे तो आपका ना रिब केस एकदम बाहर आ जाएगा, डायाफ्राम नीचे हो जाएगा। क्या डायाफ्राम आपको दिखेगा नहीं बट नीचे हो जाएगा, और जैसे आप एक्सहेल करेंगे तो रिब केस वापस अपनी पोजीशन पर रिलैक्स हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में what advantage over an aquatic organism does a terrestrial have with regard to obtaining oxygen from respiration कि एक्वाटिक एनिमल्स और अगर हम टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में जो ऑक्सीजन ये लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके पास में ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखना, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है, ठीक है, किस में, वाटर में, तो वो कंपेयर करें अगर हम एयर के तो भैया बहुत कम डिज़ोल्व रहता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द लेयर। एयर के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में एयर में बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और वाटर में बहुत कम डिज़ोल्व होता है। इसीलिए द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन दैट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं
और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग रहेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको अपना अमाउंट कंप्लीट करना रहता है, और जितनी ज़्यादा वो सांसें लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा। और हमको इतनी ज़्यादा सांसें लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे एयर में ऑलरेडी अच्छी खासी एयर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ह्यूमंस में बात कर ली, मतलब उसमें बात कर ली। अब हम प्लांट्स में बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम एक बार प्लांट्स में पढ़ेंगे हम, और एक बार ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन इन द लीव्स किस में होता है? थ्रू स्टोमेटा। ग्रीन स्टेम में क्या होता है? इसमें भी थ्रू स्टोमेटा। और वुडी स्टेम में कैसे होता है? थ्रू लेंटिकल्स। जो भी तना होता है, तने के ऊपर पोर्स बने हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, ड्यूरिंग द डे जो CO2 है रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, देखिए मैं आपको पहले यहाँ से समझाती हूँ। डे हो या नाइट हो, रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा, दोनों ही प्रोसेस में रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, और डे में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होता है, डे में होता है, नाइट में नहीं होता। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 लेगा और CO2 बाहर निकालेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? CO2 लेगा और O2 बाहर निकालेगा। दिन के टाइम पे इन दोनों में से ये ज़्यादा होता है, और रात के टाइम पे ये तो होगा ही नहीं, तो ये वाला रहता है। ठीक है, अब समझ लीजिए आप। तो ऐसा कभी भी नहीं है आप सोचे कि भैया जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं। आप ऐसे बेवकूफ़ों को जैसे नहीं कहोगे कि भैया O2 देते हैं, CO2 लेते हैं, ये कभी भी नहीं है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस जब भी वो अपना खाना बनाते हैं तब करते हैं ऐसा, और वो दिन के टाइम पे पॉसिबल है, रात के टाइम पे नहीं होता। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जो भी CO2 रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में बन रही है, वो ये लोग क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में काम ले लेते हैं। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। तो पूरे प्रोसेस में CO2 बचती ही नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं मेजर क्वांटिटी में। और नाइट में क्या होता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो CO2 का एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्लांट्स का हो गया। तो दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, पर कंपेयर टू रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए O2 देते हैं और CO2 लेते हैं। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।